वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो आज जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसके जो क्वेश्चंस है वो मुझे स्टूडेंट्स ने सेंड कर दिए हैं। सो मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये, आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी पे। पंजाब यूनिवर्सिटी 1914 में एक विशेष समावेशन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। सो इसको बताना था कि ये जो आंसर है ये सही है, ये कथन सही है या फिर गलत है। ठीक है। सेकंड कथन यहाँ पे बोला गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में एक विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था या फिर नहीं। ओके, सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, बिकॉज़ यहाँ पर विश्वविद्यालय जो है पंजाब यूनिवर्सिटी, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1882 में हुआ था। ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट। ओके, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बिकॉज़ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इस्टेब्लिशमेंट है वो 1887 के अंदर ही इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। लेकिन इसको केंद्रीय रूप से दर्जा कब दिया गया था, इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को इसको दिया था 2005 में। जो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको क्लियरली यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना है। और जितनी भी ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर पढ़ के जाना है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस अभी इस साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर डिपेंड था। यहाँ पे बोला गया था कि जो एसडीजीज है वो कब तक अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 2030 इज़ करेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर सिमिलरिटीज़ बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मतलब इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जो रिसर्च है वो आंसरिंग देती है किसी रिसर्च क्वेश्चंस का। ओके, आप चाहे क्वालिटेटिव करो चाहे क्वांटिटेटिव करो, दोनों ही आंसरिंग देता है। नेक्स्ट इज रिलेटिंग डाटा एनालिसिस टू लिटरेचर, मतलब कि दोनों ही एनालिसिस करते हैं लिटरेचर पे। एंड यहाँ पर थर्ड इज़ वेरिएशन, यानी कि दोनों के अंदर ही परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। आई होप कि आपने यही टिक करके आए होंगे। ये जो ओल्ड क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये आज 6 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का उसमें पूछे गए थे। अब शिफ्ट 1 के हैं या शिफ्ट 2 के हैं वो मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन आज के ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्रों को पहचानिए। अब अपने जो इंडिया के अंदर ऐसी कौन कौन सी हॉट स्पॉट ऐसी जगह है जहाँ पर हॉट स्पॉट अवेलेबल है या इस्टेब्लिशमेंट है, बायोडाइवर्सिटी से है। तो आपको यहाँ पर जो आंसर्स था वो यहाँ पर देना था। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बिकॉज़ यहाँ पर अगर बात की जाए सी ऑप्शन में तो वेस्टर्न घाट, एक तो वेस्टर्न घाट में हॉटस्पॉट है और दूसरा है सुंड्रा लैंड, और चौथा है यहाँ पे दिया हुआ है मतलब डी मतलब यहाँ पे है इंडो, यानी कि यहाँ पे इंडो जो भारत के लिए बोला गया है इंडो बर्मा। ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अभी जस्ट 2 डेज़ पहले मैंने ऐसे आपको 2 वीडियो बनाए थे आपके लिए मैंने, और उसमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया था। और आपको मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आपके पास में इस बार आएंगे ही आएंगे। तो देख लो आपके पास में इस बार है ना ऐसे क्वेश्चन ही आए हैं, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने करवाया था कि फ़ाइल्स आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी फ़ाइल्स इसमें आएगी। तो पहले तो आपको इसको चेंज करना था, मतलब यहाँ पर दिया गया है कि ए मूवी रिक्वायर्ड, मतलब एक मूवी को रिक्वायर्ड है 16 GB ओके स्टोरेज। और यहाँ पर मूवी द स्पीड है उसकी 64 MB/s। पर सेकंड का मतलब होता है
मेगाबाइट, यानी कि अब इसको आपको है ना चेंज करना था। मतलब चेंज कैसे, जैसे मान लो कि 1 GB के अंदर कितना होता है, 1024 MB। तो आपको है ना 16 मल्टीप्लाई करना था 1024। अगर विश्वास नहीं हो तो जाके देख लेना, 2 दिन का पहले वीडियो उसमें मैंने करवा रखा है। ठीक है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाते तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, ये हो जाता आपका, देखो यहाँ पर टोटली कन्वर्ट होके किस में हो जाता, MB में हो जाता, यानी कि 16384 ये हो जाता कन्वर्ट MB में। अब जैसे ही MB में होता तो आपको पता है ना कि इसमें 64 का डिवाइड देना था आपको। जैसे ही आप डिवाइड दोगे तो यहाँ पर आपके पास में सेकंड्स निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड्स कितनी सेकंड्स हो गई, 256 सेकंड हो गई। ओके, ऐसा क्वेश्चंस भी मैंने करवाया था जिसमें मैंने कहा था कि स्पीड्स को लेकर जो है क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं मेमोरी स्पीड्स को लेकर, और मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाया भी था। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि मेन मेमोरी आपको बताना है कि सबसे सब मेमोरी में प्रकारों में सबसे धीमे से तेज़, सबसे तेज़ मतलब कि पहले थोड़ी सी स्पीड कम, फिर थोड़ी सी ज़्यादा, फिर थोड़ी सी ज़्यादा, फिर स्पीड ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको बताना था। तो देखो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो ई नंबर में, ई नंबर मतलब कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो होती है CD रोम में। ठीक है, CD रोम में। फिर जो स्पीड होती है वो होती है आपकी हार्ड डिस्क में। किस में होती है, हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट जो स्पीड होती है वो होती है आपकी रैम। ठीक है, रैम मतलब कि CD रोम, फिर हार्ड डिस्क, फिर रैम। उसके बाद में आता है L2, मतलब L2 केस मेमोरी में, और फिर लास्ट में आता है L1। यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीडली कौन है, कैश मेमोरी है जो कि L1 है, फिर L2 है कैश मेमोरी, फिर यहाँ पे रैम होता, फिर हार्ड डिस्क, फिर CD रोम। यानी कि सबसे कम किस में होती, CD रोम में। आई होप कि आपको क्लियर है। ओके, अगर आपको और पढ़ना है तो यहाँ पर आप, मैंने आपको यहाँ पे डिटेल लिख दी है, आप एक बार इसको रीड ज़रूर कर लेना पॉज करके। ये क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग से आया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ नॉलेज, सो यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब कि ऐसी कौन सी वस्तु है, मतलब कि आपको एक ऑप्शन दे देंगे, ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसकी समानता देखकर हम बता सकें कि वही वस्तु है जो हमने अभी तक न देखी गई वस्तुओं को देखता है। ठीक है ना, जैसे सपोज दैट कि यहाँ मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। दर्शन में किसी अज्ञात वस्तु को किसी ज्ञात वस्तु की समानता के आधार पर किसी का नाम से जानना उपमान कहलाता है। मतलब कि जैसे जैसे सपोज दैट कि नील गाय है जो गाय की जैसी होती है। कभी उसने जंगल में गाय जैसा पशु देखा और समझ गया कि यही नील गाय है, और यही ज्ञान जो गाय है के ज्ञान से हुआ है, गाय के ज्ञान से वही नील गाय का पता लगाया है। तो इसका जो आंसर है वो होगा उपमान। मतलब आपने घर पे आप गाय देखते होंगे तो आपने जंगल में भी उसी तरीके से गाय देखी होगी, तो उस आपने आइडिया लगाया होगा कि यही नील गाय होती होगी। ठीक है ना, तो एक तरीके से है ना, एक ये क्या है, आइडिया लगाना क्या है, एक उपमान है। मतलब इसी के अंदर आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। ठीक है, दैट इज़ उपमान। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा, तो प्लीज़ लाइक करते चले ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियोस के साथ में आपको अच्छे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवाऊँ, और जितने भी शिफ्ट के जितने भी एग्जामिनेशन लगने वाले हैं तो टाइमली आपको ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे वैल्यू एजुकेशन इज़ नॉलेज बेस्ड एंड इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। सेकेंड स्टेटमेंट, वैल्यू इज़ द एजुकेशन इज़ इसेंशियल्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है कथन वो करेक्ट है। ठीक है ना, कथन एक करेक्ट है या फिर दूसरा करेक्ट है या फिर दोनों ही कथन गलत है या फिर दोनों ही सही है, इस तरीके से। सो इट मीन्स कि इसमें दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे जो कथन है
वो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्योंकि जो पहला कथन है वो तो रॉन्ग हो गया है, ठीक है, और सेकंड कथन ही सही है, ठीक है। अगर जिसने भी ये आंसर लगा के आए हैं डी ऑप्शंस, उनका ही करेक्ट होगा यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी लेके आई हूँ कि मूल्य परक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों के नैतिक मूल्यों को संचार करते हैं, और कार्य घर, विद्यालय, किसी मंच, सामाजिक संस्था आदि से दिया जाता है, और यह ज्ञान आधारित होता है, सूचना उन्मुखी से नहीं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए समग्र विकास के लिए आवश्यक होती है। तो कथन एक क्या है, असत्य, और कथन दो क्या है, सत्य। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इनमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। देखो अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, नोट्स पढ़ लिया है, आपने बुक को रिवाइज कर लिया है, और पर आपने अगर एमसीक्यूज़ नहीं लगाए हैं, यानी कि एमसीक्यू सॉल्वर्ड पेपर्स आपने नहीं निकाले हैं, तो आपका चांसेस नहीं है कि आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपसे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस मांगती हैं, मतलब कि सॉल्यूशंस। जितना सॉल्वर्ड पेपर्स आप सॉल्यूशन करोगे, उतना ही आपकी जो यहाँ पर सॉल्यूशन की है वो एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी मीन्स यहाँ पर एक्यूरेसी ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि तुक्का तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन एक्यूरेट तुक्का लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर है ना इतने इतने पास पास में ऑप्शन दिए जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कथन सत्य होगा और कौन सा कथन असत्य होगा। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी आया था, व्हाट इज़ द सम ऑफ द बाइनरी बेस टू नंबर्स ऑफ 1100 टू एन एक्सेस डेसिमल बेस ऑफ 16 नंबर ऑफ 316, ओके। तो जो इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वो है ए नंबर, यानी कि F और 16 इसका आंसर है। एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि पोस्ट और प्री इंडिपेंडेंस से आया था। सपोज़ दैट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आप देख सकते हो कि कमीशन दिया हुआ है, एजुकेशन कमीशन, नेशनल का नॉलेज कमीशन दिया हुआ है 2009, और आपको मैच द फॉलोइंग लगाना था। तो आपको पता है ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 ये है राधा कृष्ण कमीशंस, ओके। नेक्स्ट है ये है 2009 जो कि है सेम प्रितोद्रा, ठीक है ना। और हम सभी जानते हैं कि कोठारी कमीशंस ऑलवेज आपको जानते हो कि 1964 और 1966 से क्या है, कोठारी कमीशंस यहाँ पे लागू हुआ था। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ये किस में आया था, मुदालियर में आया था 1952 में। तो आई होप कि आपको ये सही मैचिंग करके आए होंगे आप। जो करेक्ट मैचिंग है वो इस तरीके से है, ठीक है ना। 2009 में सेम पित्रोदा, और 1848 में राधा कृष्णन, और यहाँ पे 1952 में मुदालियर, और यहाँ पर 1964 से लेकर 66 है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, ये लास्ट 10 सालों के जो एग्ज़ाम पेपर हो रहे हैं इसमें कोठारी कमीशन हमेशा पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन है वो इस टाइप से भी देखने को मिला था, बहुत ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये। अगर जिसने भी नहीं पढ़ा होगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे तुक्का ही लगा के आए होंगे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओके। डी में मतलब ABCD जैसा दिया हुआ है ना, वैसे ही इसका ऑप्शन था, ठीक है ना। इसका ऑप्शन वैसे ही था ABCD, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है प्रभावी संप्रेषण के लिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हुए थे, और ऑप्शंस में यहाँ पर अगर बात की जाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, यानी कि ABE ओनली। अब ABE में क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे ए में दिया हुआ था विद्यार्थियों के साथ में चाक्षुष संपर्क, तो ये भी था AB। और न्यूनीकृत स्थानिक दूरी, ये भी था।
रिड्यूस्ड स्पेचुअल डिस्टेंस, ओके। और तीसरा था यहाँ पे ए बी और ये ई, ठीक है ना, तो गैर प्रतिरोध भाव, ठीक है। तो इस तरीके से को इनके आंसर्स करके आने थे ए बी डी, ए बी डी, सॉरी ए बी ई, ठीक है ना, ए बी ई, हाँ से ए बी ई सही है, ए बी इज़ करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन अथॉरिटी से था और कमीशन चेयरमैन से था, जो कि इनको मैच द फॉलोइंग करना था आपको। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में हम देख लेते हैं कि जो इसका आंसर है वो है, यहाँ पर देखो, लॉर्ड रिपिन थे। लॉर्ड रिपिन तो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के थे, ठीक है ना, इस आयोग के अध्यक्ष थे। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के लॉर्ड रिपिन थे। और लॉर्ड कर्जन टी रेले के थे। और विलियम बेंटिक था। थॉमस बेविंटन मैकाले और भारत सरकार थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये भी बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल इसको कह सकते हैं। शायद इस बार कट ऑफ है वो थोड़ा कम जा सकती हैं, क्योंकि जिस लेवल का पेपर आया है यहाँ पे देख सकते हो। एंड फाइनली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी आप एसटीसीज पढ़ के जा रहे हो, तो अच्छे से पढ़ के जाओ। इनके गोल कब तक अचीव किए जाने हैं, कौन सा गोल किसके अंदर है, इसके टारगेट्स कितने हैं, ठीक है, 169 इसके टारगेट्स है। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि कल के पेपर में, और कल के एमसीक्यूज़ में लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ लाइक फॉलो एंड शेयर ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।